हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी एंड एक्सटेंशन टाइप, जिसमें हमने कवर किया था एसएसआईडी, आईबीएसएस, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, बीएसएस ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्सटेंडेड सर्विसेज, सर्विस सेट, एमबीएसएस, राउटिंग प्रोटोकॉल इन वायरलेस मेश नेटवर्क, क्यूबीएसएस। उसके बाद हमने देखा था वायरलेस नेटवर्क एक्सटेंशन टाइप, जिसमें हमने देखा था वायरलेस रिपीटर, वायरलेस वर्क ग्रुप ब्रिज, वायरलेस आउटडोर ब्रिज, वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट आउटडोर ब्रिज, वायरलेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आउटडोर ब्रिज, वायरलेस मेश नेटवर्क, सिस्को यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क और उसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं 802.11 वायरलेस लैन प्रोटोकॉल, जिसमें हम कवर करेंगे वायरलेस इंट्रोडक्शन, वायरलेस स्टैंडर्ड, जिसमें हम देखेंगे वाईफाई 1, वाईफाई 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद हम देखेंगे 802.11 जनरल फ्रेम फॉर्मेट। उसमें हम देखेंगे फ्रेम हेडर, फ्रेम बॉडी, फ्रेम ट्रेलर। उसके बाद हम देखेंगे वायरलेस फ्रेम टाइप्स, जिसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट फ्रेम। मैनेजमेंट फ्रेम में हम कवर करने वाले हैं बीकन, प्रोब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, authentication, association request and response, reassociation request and response, disassociation, deauthentication, action management frame types, and 802.11 association process. Okay, तो सबसे पहले what is networking? Networking means that sharing of data, sharing of resources and services between two or more computers through a medium. So ये मीडियम जो है वो तो वायर्ड मीडियम हो सकते हैं या फिर आपके वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। ओके, सो अगर मैं वायर्ड मीडियम की बात करूंगा, वी हैव लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पे हम वायर्ड नेटवर्क को यूज करते हैं। सो इन लोकल एरिया नेटवर्क वी यूज वायर्ड कनेक्टिविटी लाइक इथरनेट केबल टू कनेक्ट मल्टीपल वायर्ड वर्क स्टेशन विद ईच अदर, इंक्लूडिंग योर laptops, including your desktops. They are connected with what? They are connected with लेसेस switch. ये सारे लेसेस switch के साथ connected है by using what? By using ethernet cable. ऑलरेडी ये कनेक्टिविटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? सो इन वायर्ड लैन, अगर मैं वायर्ड लैन की बात करूंगा, दिस इज योर वायर्ड नेटवर्क, जहां पे आपका PC1, PC2, PC3, आपके प्रिंटर, स्कैनर्स, ऑल आर कनेक्टेड विथ व्हाट? ऑल आर कनेक्टेड विथ स्विच और ईच अदर बाय यूजिंग वायर्ड। ओके, सो इस वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क में दिस वायर्ड लैन डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू प्रोवाइड अ वायरलेस कनेक्टिविटी, क्योंकि वायर्ड नेटवर्क में बेसिकली हम वायरलेस किसी भी डिवाइस को यूज नहीं कर सकते। सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ इस वायर्ड नेटवर्क में मेरा वायरलेस यूजर्स या वायरलेस आपके वर्क स्टेशन है उसको भी मैं यूज करूँ विद इन सेम वी लैन, सॉरी विद इन सेम लोकल एरिया नेटवर्क। वी इंट्रोड्यूस wireless local area network, WLAN. Okay, so in wireless local area network we use wireless router or wireless access point. तो यहाँ पे हम wireless routers या फिर wireless access point को यूज करते हैं, like AP it's your wireless router. Okay, so basically क्या होगा? So with this wireless router or AP, one side is connected with what? One side is connected with the internet, ISP के साथ by using WAN connectivity, WAN link भी कहते हैं। और दूसरी साइड जो रहेगी विच इज योर वायरलेस साइड, विच प्रोवाइड अ वायरलेस सिग्नल टू द अदर साइड। ओके, फॉर व्हाट? फॉर योर वायरलेस डेस्कटॉप, वायरलेस पीसी, वायरलेस टैबलेट और स्मार्टफोन, इन सबको कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा? एक्सेस पॉइंट की एक साइड जो है वो आपके वैन कनेक्टिविटी के साथ, आपके वैन लिंक के थ्रू आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट रहेगी, और अदर साइड जो है ऑफ वायरलेस डिवाइसेस, जहाँ पे वो क्या करेगा? इट प्रोवाइड अ वायरलेस सिग्नल टू द अदर साइड, लाइक अदर साइड ऑफ द वायरलेस डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। ओके, इससे पहले भी हमने ऑलरेडी 802.11 वायरलेस स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। सो इन 802 in IEEE 802.11 they introduced some wireless standards like 802.11b, 11a, g, n, ac, ax. Okay, so these wireless standards are designated with what? Designated with this 11b is considered as Wi-Fi 1. This is your Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 and Wi-Fi 6. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वाईफाई 1। अगर आप वाईफाई 1 देखोगे, इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो है 802.11b। ये बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज बैंड को यूज करता है।
इसका अगर आप स्पीड देखोगे तो स्पीड है 1, 2 एंड 5.5 एंड 11 Mbps। ओके, रेंज की अगर आप बात करोगे तो इंडोर रेंज जो है वो है 38 मीटर्स और आउटडोर रेंज जो है वो है 140 मीटर्स। वाईफाई 2, इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो 802.11a है। स्पीड की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास बहुत सारे स्पीड्स है इसके वाईफाई 2 के, लाइक 6 Mbps, 9 Mbps, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps। ओके, इसका इंडोर रेंज जो है वो है 35 मीटर्स का और आउटडोर रेंज की अगर बात करोगे तो वो है 120 मीटर्स का। वाईफाई 3, इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो है 802.11g। ओके, ये दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स को यूज करता है, 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज बैंड्स। इसका स्पीड अगर आप देखोगे तो सेम है आपके वाईफाई 1 और वाईफाई 2 की तरह ही, और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो भी लगभग सेम ही है वाईफाई 1 एंड वाईफाई 2 की तरह, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। वाईफाई 4, इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो है 802.11n। ये दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर सकता है, 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज बैंड। ये कंसिडर किया जाता है HT में। HT स्टैंड फॉर हाई थ्रूपुट, क्योंकि इसका अगर मैं स्पीड देखूंगा तो स्पीड जो है वो है अप टू 150 Mbps। डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है, डेटा ट्रांसफर रेट वो क्या है, 150 Mbps का। अगर इसकी रेंज देखोगे तो इंडोर जो है वो है 70 मीटर्स और आउटडोर जो है वो है 250 मीटर्स। वाईफाई 5, इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो है 802.11ac। ये सिर्फ और सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज बैंड को सपोर्ट करता है, कंसिडर एज VHT, वेरी हाई थ्रूपुट। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं 80 मेगाहर्ट्ज को यूज कर रहा हूँ, 80 MHz को 80 मेगाहर्ट्ज, तो इसका डेटा ट्रांसफर रेट अगर आप देखोगे तो वो है 43 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर मैं 160 मेगाहर्ट्ज को यूज कर रहा हूँ तो अगर इसका डेटा ट्रांसफर रेट अगर आप देखोगे तो वो है अप टू 6.933 गीगाबिट पर सेकेंड। ओके, रेंज की अगर आप बात करोगे तो इंडोर रेंज जो है वो है, सॉरी, रेंज की अगर आप बात करोगे तो ऑल ओवर फ्रीक्वेंसी, ऑल ओवर रेंज जो है वो है 80 मीटर्स का विद 3 एंटीनास। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वाईफाई 5। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 160 मेगाहर्ट्ज या फिर 80 मेगाहर्ट्ज जब आप यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट कितना मिल रहा है वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वाईफाई 6। इसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो 802.11ax है। इसकी स्पीड की अगर आप बात करोगे तो 80 मेगाहर्ट्ज अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो है अप टू 600.4 मेगाबिट पर सेकेंड। और मैं अगर 160 मेगाहर्ट्ज को यूज कर रहा हूँ तो इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो है अराउंड 9.60 गीगाबिट पर सेकेंड। तो कंसिडर करो कि इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इट इज वे मोर बेटर देन वाईफाई 5। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। एज यू नो दैट लास्ट टाइम हमने IEEE 802.3 इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट्स के बारे में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार वो प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, जिसमें हमने इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट्स में हमने कवर किया था व्हाट इज प्रीएम्बल, व्हाट इज SFD, what is destination MAC address, what is source MAC address, what is length, what is data, and what is CRC. CRC stand for cyclic redundancy check. Okay, आपको एज यू रिमेम्बर आपको पता होगा या फिर याद होगा OSI रेफरेंस मॉडल्स के बारे में। ओके, OSI रेफरेंस मॉडल्स आपको याद होंगे। सो OSI रेफरेंस मॉडल जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन 1984। अब ये रीजन क्या था, दिस OSI रेफरेंस मॉडल हैव द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंडर। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट जितने भी वेंडर्स थे, हमने IBM के बारे में देखा था, और भी बहुत सारे वेंडर्स थे, सो दैट वेंडर्स कैन एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज बाय विद ईच अदर by using this OSI reference model. So all these vendor can share their information, share their resources, services to each other in the form of what? In the form of protocol suite. In the form of protocol suite. Okay, so in OSI reference models that is organized into 7 layers, 7 layers में हमने देखा था इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन से layers थे आपको याद होगा?
द फर्स्ट वन विच इज एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल. ओके, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल. ओके, सो अगर कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज माय पीसी एंड दिस पीसी वांट्स टू एक्सेस योर गूगल. सो इसको वेब ब्राउजर एक्सेस करना है, आपके गूगल को एक्सेस करना है. सो इज गोइंग टू यूज व्हाट, अ वेब ब्राउजर बाय यूजिंग अ वेब एप्लीकेशंस लाइक गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज. तो वो क्या करेंगे, ही इज गोइंग टू यूज दिस प्लेटफॉर्म, दिस एप्लीकेशंस टू एक्सेसिंग दिस गूगल सर्वर और गूगल वेब पेज बाय यूजिंग विच प्रोटोकॉल, बाय यूजिंग एचटीटीपी एज अ प्रोटोकॉल. आपको एनकैप्सुलेशन प्रोसेस तो याद होगा, application presentation session, that is considered as a data. So by using this web browser or web application, I am going to send a data towards what, towards the Google. अब देखो HTTP एज अ प्रोटोकॉल कंसिडर किया जा रहा है और मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ डेटा. सो बिफोर सेंडिंग दिस पैकेट टू द नेक्स्ट लेयर, इस इंफॉर्मेशन को जैसे मैं नेक्स्ट लेयर को फॉरवर्ड करूंगा, बिफोर आई एम गोइंग टू सेंड दिस पैकेट टू द नेक्स्ट लेयर, आई एम गोइंग टू ऐड अ हेडर इंफॉर्मेशन. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं हेडर इंफॉर्मेशन को ऐड करूंगा. तो फिर ये हेडर नंबर 7 होगा, फिर हेडर नंबर 6 होगा, फिर हेडर नंबर 7 होगा, 5 होगा. आई एम गोइंग टू ऐड दिस हेडर इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट लेयर, ताकि नेक्स्ट लेयर को पता चले व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस पैकेट. Okay, to understand that I need to add this header information each and every packet, each and every data. So this header information, this whole packet, consider as a PDU, consider as a PDU, this PDU. Okay, so application layer पे क्या होगा, application presentation session, this layer consider as a data. I'm going to use a protocol which is HTTP. और इस पैकेट को, इस हेडर इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने से पहले नेक्स्ट लेयर जो है वो क्या है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर. तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है विच इज वर्किंग ऑन द पोर्ट नंबर, सो आई एम गोइंग टू यूज पोर्ट नंबर ऑफ 80 एंड सेंड दिस पैकेट टू द नेक्स्ट लेयर. तो जैसे ही एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये पैकेट हिट होगा, ही इज गोइंग टू चेक द पोर्ट नंबर. पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 80 है. इसका मतलब ये HTTP एज अ प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है. अब इसमें हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में देखा था TCP एंड UDP, दो मेजर हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया. TCP एंड UDP, राइट. तो ये देखेगा ये TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है या UDP बेस्ड प्रोटोकॉल है. ये देखेगा दिस इज अ TCP बेस्ड प्रोटोकॉल. नेक्स्ट लेयर जो है वो क्या है, नेटवर्क लेयर, विच इज वर्किंग ऑन योर प्रोटोकॉल्स, विच इज ओनली अंडरस्टैंड अबाउट द IPs. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होंगे क्योंकि हर एक लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है. Okay, because these OSI reference models that is organized into 7 layers. Each layer have their own development, own technology. It also divide this communication process into smaller and the simpler components. Okay, so to understand to the next layer, transport layer क्या करेगा, I'm going to add a protocol number. Protocol number क्या है, 6. TCP का protocol number क्या है, 6, ताकि नेटवर्क लेयर को पता चले कि इस पैकेट के साथ क्या करना है. तो ये क्या देखेगा, वो देखेगा प्रोटोकॉल नंबर 6 है, मतलब ये TCP बेस्ड प्रोटोकॉल होगा. अब बिफोर आई एम गोइंग टू सेंडिंग अ नेक्स्ट लेयर, लेयर 2 जो है विच इज योर डेटा लिंक लेयर, कंसिडर इज इन अ 2 फॉर्मेट. 2 सब लेयर्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक होते हैं LLC एंड दूसरा होता है MAC. अभी LLC जो है इट इज वर्किंग ऑन योर ईथर टाइप. तो वो क्या करेगा, आई एम गोइंग टू यूजिंग TCP एज अ प्रोटोकॉल, क्योंकि इनका प्राइमरी अगर देखोगे तो ये IP बेस्ड प्रोटोकॉल्स है. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज IP एज अ प्रोटोकॉल. तो वो क्या करेगा, ऐड करेगा ईथर टाइप जो कि है 0x0800 फॉर व्हाट, फॉर द LLC. ओके, तो जैसे ही ये सेकेंड लेयर पे हिट होगा, लेयर 2 पे हिट होगा, तो ये देखेगा ईथर टाइप जो है वो है 0x0800. इसका मतलब ये IP बेस्ड प्रोटोकॉल है. इस पैकेट को अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ प्रोटोकॉल विच इज द IP. ओके, सो ये नेक्स्ट लेयर पे हिट होगा जहाँ पे MAC एड्रेस भी है. तो MAC जो है वो काम करेगा आपके सोर्स MAC एंड द डेस्टिनेशन MAC. ओके, एंड लास्ट लेयर जो होगी आपकी फिजिकल लेयर.
अब यही सेम पैकेट जब ये प्रोसेस जो है वो कहाँ से इनिशिएट हुई है, दिस इज फ्रॉम PC1। अब जब इस सर्वर पे हिट होगी, स्टार्ट विथ फ्रॉम हियर फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से क्या होगा, ये हिट होगा एप्लीकेशन लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, सॉरी। अब डेटा लिंक लेयर पे वो चेक करेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक इन्फॉर्मेशन एज वेल एज LLC, मतलब इथर टाइप। क्योंकि नेक्स्ट लेयर पे भेजने से पहले वो सबसे पहले देखेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है मुझे, क्योंकि हर एक लेयर पे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज किए जा रहे हैं। तो वो देखेगा इस पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए यूज IP एज अ प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे हिट होगा, वो देखेगा IP एज अ प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। क्योंकि जब पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फील्ड जो है वो ऐड होने वाले हैं। इसमें क्या क्या ऐड होगा, इसमें पोर्ट नंबर ऐड हो रहा है विच इज 80, प्रोटोकॉल नंबर ऐड हो रहा है विच इज 6, ईथर टाइप ऐड हो रहा है जो कि है 0x0800, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक की इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। तो जैसे ही पैकेट नेक्स्ट हेडर पे अपर लेयर पे हिट हो गए, ये हर एक पैकेट की इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देंगे। ओके, तो जैसे ही LLC चेक करेगा दिस इज योर ईथर टाइप एंड दिस इज ईथर टाइप यूजिंग IP एज अ प्रोटोकॉल, वो देखेगा प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज हो रहा है, प्रोटोकॉल नंबर जो है वो 6 यूज हो रहा है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज यूजिंग TCP एज अ प्रोटोकॉल। और जैसे ही अपर लेयर पे हिट होगा, वो देखेगा पोर्ट नंबर क्या यूज हो रही है, पोर्ट नंबर है 80, मतलब ये HTTP के लिए पैकेट है। क्लियर हुआ? ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। सो इन OSI रेफरेंस मॉडल्स, व्हेन डेटा ट्रैवल डाउन फ्रॉम upper layer to the lower layer on the next layer, each layer add header information with the data. Okay, so जैसे कि मैंने आपको कहा था, in 802.11 data link layer which is divided into 2 sub layers. Okay, डेटा लिंक लेयर जो है 2 सब लेयर्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक है LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल, जिसका IEEE स्टैंडर्ड जो है वो 802.2 है। और सेकंड लेयर जो है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल फॉर मैक। ओके, अब ये लॉजिक लिंक कंट्रोल जो है विच इज वर्क ऑन योर ईथर टाइप, और मैक लेयर जो है विच इज वर्क ऑन योर सोर्स मैक एंड द डेस्टिनेशन मैक। ओके, तो जनरली अगर आप देखोगे, हर 802.11 फ्रेम जो है विच इज कंटेन और कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। क्या कौन से होते हैं? एक होता है हेडर, सेकंड होता है बॉडी, एंड थर्ड जो होता है वो होता है ट्रिलर। ओके, हेडर, बॉडी एंड द ट्रिलर। तो सबसे पहले देखते हैं 802.11 मैक हेडर के बारे में। तो मैक हेडर देखो क्या है, दिस फ्रेम हेडर कंटेन लेयर टू नॉन एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस लेयर हैज 9 मेजर फील्ड्स। कौन सी है? फ्रेम कंट्रोल, ड्यूरेशन ID, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, transmitter address, receiver address, sequence control, quality of control, quality of services control, and high throughput control. So this is considered as what? This is considered as a MAC header. ओके, ये हर एक हम फील्ड के बारे में देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका फ्रेम बॉडी। अब फ्रेम बॉडी में क्या होगा, दैट ओनली कंटेन द लेयर 3 to layer 7 information that is encapsulated and encrypted. This field contain or carries the information field and the information element, मतलब information field को और information element को कैरी करती है। अब ये information field जो है वो फिक्स लेंथ में रहती है, और information element जो होगी वो आपकी वेरिएबल इन लेंथ रहेगी या फिर ऑप्शनल रहेगी। ठीक है, मतलब ये दिस वन फ्रेम बॉडी। क्लियर हुआ? तो ये क्या करती है, दिस ओनली कंटेन द लेयर 3 to layer 7 information that is encapsulated as well as encrypted. ओके, नेक्स्ट जो है वो है इथरनेट फ्रेम ट्रेलर। दिस विल कंटेन द फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS, which is known as cyclic redundancy check. It's a 32-bit cyclic redundancy check for error detection in real life application. So CRC does have the ability to detect all odd errors, single bit error, multi bit या double bit errors. ओके, ऑलरेडी हमने CRC के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है CSMA-CD का, तो वो एक बार चेक कर लेना। ओके, सो इन 802.11 फ्रेम देयर आर 3 मेजर फ्रेम टाइप्स। अब कौन से मेजर 3 फ्रेम टाइप्स है? एक है मैनेजमेंट फ्रेम, दूसरा है कंट्रोल फ्रेम, थर्ड जो है वो है आपका डेटा फ्रेम। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट फ्रेम के बारे में। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि मैनेजमेंट फ्रेम क्या है।
So this management frame, it is used by the wireless station to join and leave the BSS. मतलब आपके जो वायरलेस यूजर्स रहते हैं, जैसे कंसिडर करके चलते हैं, इसको हटा देते हैं. Okay, so this is your wireless user PC1 and we have access point over here. Okay, इसका खुद का एक वायरलेस नेटवर्क है. This is known as BSS. So management frame जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? This is used by the wireless station to join and leave the BSS. इस BSS को join करने के लिए या इस BSS को leave करने के लिए basically आपके management frames को use किया जाता है. By what? By this wireless users. Okay, so management frame does not carry any upper layer information. In 802.11 management frame, which is also known as management MAC protocol data unit. Okay, management frame को ही क्या कहोगे? management MAC protocol data unit, MMPDU. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैनेजमेंट मैसेज टाइप्स अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस जनरेट किए जाते हैं बाय यूजिंग अ मैनेजमेंट फ्रेम. तो इसमें बीकन है, प्रोब रिक्वेस्ट, प्रोब रिस्पॉन्स, एसोसिएशन रिक्वेस्ट, एसोसिएशन रिस्पॉन्स, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, डीऑथेंटिकेशन, रीएसोसिएशन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड एक्शन फ्रेम्स. ओके, तो वन बाय वन देखते हैं कि ये सब कुछ क्या है. तो सबसे पहले जो है वो है आपका बीकन मैसेजेस. ओके, सो बीकन जो है वो मैं कहूंगा इट्स अ हार्ट बीट ऑफ द वायरलेस नेटवर्क. ओके, सो एपी क्या करेगा? एपी सेंड अ बीकन मैसेजेस एट रेगुलर इंटरवल, मतलब पीरियोडिकली आपके एक्सेस पॉइंट जो है वो बीकन मैसेजेस जनरेट करते हैं. एंड दिस बीकन मैसेजेस to generating in a regular interval, which is known as TBTT, which is known as what? TBTT. What is mean by that? TBTT. TB stand for target beacon transmit time. Okay, target beacon transmit time. अब सबसे पहले समझ लो कि ये TBTT मैसेजेस या beacon मैसेजेस जो है वो क्या होते हैं. Beacon messages that contain the BSS and SSID information. तो BSS इंफॉर्मेशन और SSID इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली आपके इस बेकन मैसेजेस में जनरेट की जाती है. फॉर व्हाट? फॉर द वायरलेस क्लाइंट. ओके, तो ये कंटिन्यूअसली एक्सेस पॉइंट जो है वो रैंडमली जैसे हर 2 सेकंड के बाद, हर 4 सेकंड के बाद आपके बीकन मैसेजेस जनरेट करेगा, ताकि आपके वायरलेस यूजर्स को पता चले कि इस BSS को अगर ज्वाइन करना है, वी नीड टू हैव दिस BSS इंफॉर्मेशन एंड SSID इंफॉर्मेशन बाय गैदरिंग दिस बीकन मैसेजेस. ओके, सो मैनेजमेंट फ्रेम जो है जो मैंने आपको अभी बताया था, दिस मैनेजमेंट फ्रेम्स विच इज आल्सो नोन एज प्रोब रिक्वेस्ट. इसको ही क्या कहते हैं? प्रोब रिक्वेस्ट कहते हैं. ओके, अब ये प्रोब रिक्वेस्ट क्या है? सो कंसिडर करके चलते हैं, आपके वायरलेस यूजर जो है वो बेसिकली आपके BSS को स्कैन करने के लिए 2 मेथड्स को यूज करते हैं. Okay, so there are 2 ways to wireless user can scan a BSS. तो BSS को कैसे पता चलेगा कि BSS सॉरी आपके वायरलेस यूजर्स को या वायरलेस यूजर्स किस तरीके से आपके वायरलेस नेटवर्क को स्कैन करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं. इसके टोटल 2 मेथड्स हैं. ओके, फर्स्ट मेथड जो है वो है एक्टिव स्कैनिंग. फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है? आपकी एक्टिव स्कैनिंग. अब एक्टिव स्कैनिंग में क्या होगा? तो यहाँ तक क्लियर हुआ? दिस इज द बीकन मैसेजेस. प्रोब रिक्वेस्ट और प्रोब रिस्पॉन्स अभी हम ये देख रहे हैं. तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्टिव स्कैनिंग क्या है. ठीक है, सो एक्टिव स्कैनिंग, द वायरलेस यूजर सेंड अ प्रोब रिक्वेस्ट. सबसे पहले वायरलेस यूजर क्या करेगा? एक प्रोब रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. किसके लिए? टू द एक्सेस पॉइंट एंड वेटिंग फॉर द प्रोब रिस्पॉन्स फ्रॉम द एपी. प्रोब रिस्पॉन्स के वो क्या करेगा? वेट करेगा. अब इस प्रोब रिक्वेस्ट में सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है. दिस प्रोब रिक्वेस्ट कंटेन अ स्पेसिफिक SSID, डेटा रेट, हाई थ्रूपुट VST कैपेबिलिटीज एंड SSD पैरामीटर्स. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोब रिक्वेस्ट में रहती है. अब ये प्रोब रिक्वेस्ट में क्यों जनरेट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस BSS को ज्वाइन करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोब रिक्वेस्ट. सेकेंड मेथड होती है वो होती है पैसिव. सेकेंड मेथड क्या है? वो है पैसिव स्कैनिंग. इस पैसिव स्कैनिंग में क्या होगा? आपके वायरलेस यूजर जो है वो इस बीकन मैसेजेस को लिसन करेंगे. इस बीकन मैसेजेस को क्या करेंगे? लिसन करेंगे फ्रॉम द एक्सेस पॉइंट.
जैसे इनको पता चलेगा एक स्पेसिफिक आपके रेंज में, जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएंगे आपके एक्सेस पॉइंट वायरलेस यूजर्स, तो ये क्या करेंगे, इस बीकन मैसेजेस को रिसीव करेंगे और इनको पता चल जाएगा कि ओके वी हैव एक्सेस पॉइंट, नाउ वी आर रेडी टू सेंड अ प्रोब रिक्वेस्ट। और प्रोब रिक्वेस्ट क्यों जनरेट की जाती है, बेसिकली आपके बीएसएस नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? दिस इज योर प्रोब रिक्वेस्ट एंड प्रोब रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज टीबीटी ट्रांसमिटेड टारगेट बीकन ट्रांसमिट टाइम। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन सबसे पहले क्या है, इन 802.11 व्हेन वायरलेस यूजर wants to communicate with AP, it must first get authenticate with AP। मतलब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने से पहले आपके वायरलेस यूजर का कम्युनिकेशन जो है AP के साथ एस्टेब्लिश करने से पहले दिस वायरलेस यूजर गेट ऑथेंटिकेटेड विथ व्हाट, विद द एक्सेस पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने से पहले आपके जो वायरलेस यूजर जो है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए आपके एक्सेस पॉइंट के साथ। जैसे ही आपके वायरलेस यूजर डिस्कवर करता है आपके एपी को बाय यूजिंग एक्टिव एंड पैसिव स्कैनिंग, इट यूजेस टू टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड टू कम्युनिकेट विद एपी। ओके, तो जैसे एक्सेस पॉइंट स्कैन करेगा बाय यूजिंग दिस बीकन मैसेजेस एक्टिव एंड पैसिव स्कैनिंग, तो इसको एपी एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो वो क्या करेगा, दो मेथड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के। फर्स्ट मेथड जो है वो है ओपन ऑथेंटिकेशन। अब ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन जो है, इट डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, इट जस्ट एक्सचेंज देयर हेलो बिटवीन एपी एंड द वायरलेस क्लाइंट। मतलब नॉर्मल में होगा ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन की तरह। और सेकंड जो है वो है शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन। अब शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या यूज किया जाता है, आपके वेब की को यूज किया जाता है। व्हाट इज वेब की? वेब की स्टैंड फॉर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इस वेब की को यूज किया जाता है टू ऑथेंटिकेट द वायरलेस यूजर। ओके, तो दो टाइप्स है, एक है ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन, दूसरा है शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन। तो इसमें से दोनों में से कोई एक ऑथेंटिकेशन टाइप यूज किया जाएगा। अब जैसे ही आपके वायरलेस यूजर ऑथेंटिकेट हो जाते हैं आपके एपी के साथ, वो क्या करेंगे, अब इनको उस बीएसएस को ज्वाइन करना है तो वो क्या करेंगे, एक एसोसिएशन रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। एंड दिस एसोसिएशन रिक्वेस्ट व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द वायरलेस एक्सेस पॉइंट, सॉरी फ्रॉम द वायरलेस यूजर, PC1 से जनरेट किया जा रहा है। So after wireless user get authenticated with AP, wireless user send association request to the AP for what? For join the BSS, to join the BSS। और वो वेट करेगा एसोसिएशन रिस्पॉन्स का फ्रॉम द AP। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रीएसोसिएशन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये जनरली तब होता है जब आप एक एपी से दूसरे एपी में जंप कर रहे हो। So when wireless user want to roam from one AP to the new AP, ओके जैसे हमने रोमिंग क्या मैंने आपको बताया था, एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे अगर आप जंप कर रहे हो AP1 से AP2 के लिए, तब बेसिकली आपके रीएसोसिएशन मैसेजेस जनरेट किए जाते हैं। ओके, सो इट विल सेंड अ रीएसोसिएशन रिक्वेस्ट टू द न्यू AP। नेक्स्ट जो है वो है डिसएसोसिएशन। अब डिसएसोसिएशन ये कब यूज किया जाता है, जैसे मुझे डिस्कनेक्ट करना है आपके वायरलेस यूजर को आपके एक्सेस पॉइंट के साथ डिसकनेक्टिविटी करनी है, तब ये डिसएसोसिएशन मैसेज जो है वो जनरेट किए जाते हैं। अब ये मैसेजेस जो है वो आपके वायरलेस यूजर्स या फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट दोनों भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है डीऑथेंटिकेशन। अब डीऑथेंटिकेशन जो है वो बेसिकली मुझे ऑथेंटिकेशन अगर परफॉर्म नहीं करना है किसी एपी के साथ या फिर किसी वायरलेस यूजर के साथ, तब ये डीऑथेंटिकेशन फ्रेम्स को जनरेट किया जाता है। पर उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि ये तभी परफॉर्म किए जाते हैं जब वो कुछ स्पेसिफिक रीजंस हिट हो जाते हैं, तभी मैं डीऑथेंटिकेशन प्रोसेस को या फ्रेम्स को जनरेट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एक्शन फ्रेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्शन फ्रेम इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट फ्रेम which is used to trigger a specific action in BSS. So these action frame provide the information and direction for what to do. Okay, तो ये information को या फिर directions को provide करते हैं कि आपको करना क्या है। And it was firstly introduced in 802.11h in 2003. Okay,
अगर एक्शन फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक है कैटेगरी सेक्शन, दूसरा है एक्शन सेक्शन एंड थर्ड जो है वो है एलिमेंट। सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी क्या है। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शन फ्रेम एंड प्रोटोकॉल, कैटेगरी में होगा। एक्शन फ्रेम में क्या होगा, एक्शन, इट कंटेन द एक्शन टू द परफॉर्म। एंड एलिमेंट्स में क्या होगा, इट कंटेन द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक एक्शन। ओके, नेक्स्ट और एक फील्ड रहती है विच इज कॉल्ड डेटा। अब ये सब फील्ड्स क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने ये सारा फ्रेम जो है वो ऑलरेडी देखा है। मैसेजेस जो है, टाइप जो मैसेज जो टाइप्स जो हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन रिक्वेस्ट, रीएसोसिएशन, प्रॉब रिक्वेस्ट, बीकन, डिसोसिएशन, लाइक डी ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्शंस, ठीक है ना, एक्शन, एसोसिएशन, रिस्पॉन्स, रीएसोसिएशन, रिस्पॉन्ड, प्रोब रिस्पॉन्स, ये सारा यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक फील्ड रहती है विच इज कॉल्ड द डेटा। ये तब यूज किया जाता है जैसे ही आपका एट दिस स्टेज द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड विद द स्टेशन इज सक्सेसफुल। मतलब जैसे ही आपके वायरलेस यूजर और एक्सेस पॉइंट के बीच में कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाती है, तब दिस एक्सेस पॉइंट एंड दिस डेटा आर गोइंग टू रेडी टू ट्रांसमिटिंग एक्चुअल डेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सबसे पहले देखते हैं 802.11 एसोसिएशन प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्टली देख सकते हो फर्स्ट स्टेज जो रहती है वो होती है एक्टिव एंड पैसिव स्कैनिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, वो बीकन मैसेज, प्रॉप रिक्वेस्ट एंड प्रॉप रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। सबसे पहले आपके वायरलेस यूजर जो है वो आपके एक्सेस पॉइंट को सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, आपके बीएसएस को स्कैन करेंगे। तो वो बीकन मैसेजेस के थ्रू फिर वो एक्टिव स्कैनिंग होगा या फिर पैसिव स्कैनिंग होगा। तो प्रोबेबली स्टेट 1 में क्या होगा, आपका प्रोब रिक्वेस्ट या फिर प्रोब रिस्पॉन्स होगा। क्लियर हुआ। अब इस स्टेट 1 में क्या होता है, नॉट ऑथेंटिकेशन, नॉट एसोसिएशन। ओके, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन या फिर कोई भी एसोसिएशन रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट नहीं किया जाएगा। स्टेट 2 जो है वो होती है आपकी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। मतलब यहाँ पे स्टेट 2 में यहाँ पे लेट मी शो यू हियर। तो आप देख सकते हो दिस इज द प्रोब रिक्वेस्ट एंड प्रोब रिस्पॉन्स। तो ये प्रोब रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट होगी, आपके वायरलेस यूजर से एक्सेस पॉइंट के लिए, और ये एक्सेस पॉइंट से आपके वायरलेस यूजर विच इज द प्रोब रिस्पॉन्स। तो जैसे ही प्रोब रिक्वेस्ट और प्रोब रिस्पॉन्स आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ऑथेंटिकेशन। मतलब यहाँ पे अब तक ये नॉट ऑथेंटिकेटेड, नॉट स्टेट 1 में ऑथेंटिकेट भी नहीं थे और आपके एसोसिएट भी नहीं थे। प्रोब रिक्वेस्ट प्रोब रिस्पॉन्स होने के बाद ये थर्ड जो है वो क्या जनरेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ओके, तो जैसे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा ये ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स भेजेगा। तो ये स्टेट 2 में आ जाएंगे। स्टेट 2 जो थी वो थी ऑथेंटिकेटेड बट नॉट एसोसिएटेड। ओके, ऑथेंटिकेटेड बट नॉट एसोसिएटेड, क्योंकि अब तक एसोसिएशन में से जनरेट नहीं हुआ। थर्ड वो क्या करेगा, एसोसिएशन रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वायरलेस यूजर, किसके लिए, एक्सेस पॉइंट के लिए। तो वो जैसे ही हिट होगा वो क्या करेगा, एक्सेस पॉइंट आपके एसोसिएशन रिस्पॉन्स को हिट करेगा। और जैसे ही ये सब कुछ थर्ड जो था आपका एसोसिएशन रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये ऑथेंटिकेट और एसोसिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो एसोसिएशन प्रोसेस जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की थी, 3 स्टेट में डिवाइड की थी। स्टेट 1 था नो ऑथेंटिकेशन, नो एसोसिएशन, ऑथेंटिकेशन बट नॉट एसोसिएटेड, एंड ऑथेंटिकेटेड एंड एसोसिएटेड। ओके, लास्ट में क्या होगा, द डेटा स्टेट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका वायरलेस यूजर और एक्सेस पॉइंट जो है वो सक्सेसफुली क्या कर देंगे, आपके कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करेंगे। और उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, दे आर रेडी टू ट्रांसमिटिंग अ डेटा। क्लियर हुआ। सो यही था आपका एसोसिएशन प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया था वो बीकन मैसेज जनरेट करता है फ्रॉम द एपी। सो वो प्रोब रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे ही उसको पता चल जाएगा आपके वायरलेस यूजर को कि मेरे फ्रीक्वेंसी रेंज में बीकन मैसेजेस हिट हो रहे, मेरे फ्रीक्वेंसी रेंज में एक एक्सेस पॉइंट है जिस उसके बीएसएस को मुझे ज्वाइन करना है, तो वो प्रोब रिक्वेस्ट भेजेगा, एक्सेस पॉइंट प्रोब रिस्पॉन्स भेजेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने आपको बताया था, टू बिफोर स्टार्टिंग अ कम्युनिकेशन दे नीड टू गेट ऑथेंटिकेटेड विद ईच अदर। मतलब एक्सेस पॉइंट और जो आपके वायरलेस यूजर्स है वो आपस में ऑथेंटिकेट होना बहुत जरूरी है। तो वायरलेस यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वायरलेस एपी जो है वो ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स करेगा जैसे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद क्या करेगा, एसोसिएशन रिक्वेस्ट जनरेट करेगा टू ज्वाइन द बीएसएस। और ये रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा, आपके वायरलेस यूजर। जैसे ही वायरलेस यूजर आपके एपी को रिक्वेस्ट भेजेगा, ये क्या करेगा, आपके एपी रिस्पॉन्स करेगा। और जैसे ही कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड्स, दे आर गोइंग टू ट्रांसमिटिंग एक्चुअल डेटा।
क्लियर हुआ? Alright guys, so this is all about your 802.11 wireless LAN protocols. नेक्स्ट वीडियो में हम 802.11 Ethernet frames के बारे में देखेंगे in details. Okay, so alright guys, see you in the next video. Thanks for watching.